हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई टॉपिक, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि एक आलू में होने वाली रोग है। वैसे तो आलू में बहुत सारी रोग होती हैं, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो स्केप, और उसी रोगों में से एक रोग है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आज हम देखेंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता कब है और ये रोग किस प्रकार के पैथोजेन से होता है। पहली बात तो ये जानिए, ये जो रोग है, अगर पैथोजेन का टाइप पूछा जाए तो वहाँ हम कहेंगे फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। अर्थात अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो रोग है ये कवक के द्वारा होती है। और कवक का नाम क्या है? अल्टरनेरिया सोलैनी। क्या नाम है? अल्टरनेरिया सोलैनी। देखिए, ये रोग जो है ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में, दैट मीन्स जब टेम्परेचर लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, उस दौरान ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, हमने आपको जो पढ़ाया था वो आपने देखा था ठंडियों के मौसम में होता है। ये वाली जो रोग होती है ज़्यादातर गर्मी के मौसम में। अब आप कहेंगे कि आलू की कल्टीवेशन तो ठंडियों के मौसम में होता है, तो ये पहले कैसे हो जाता है? तो आपका भी कहना सही है, लेकिन आप देखते हैं जब हम या आप अपने यहाँ कल्टीवेशन करते हैं ठंडियों के मौसम में, तब तक देखते हैं कुछ ही दिनों बाद मार्केट में एक नई आलू आ जाती है। तो वो कहाँ से आएगी? अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो नई आलू है हमसे पहले कहीं कल्टीवेट किया गया होगा, तभी तो ये हमारे कल्टीवेशन के दौरान ही तो मार्केट में आया। अर्थात ये गर्मियों के मौसम में होगा। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आप कैसे जानेंगे कि हमारी जो आलू है वह आलू अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो से इन्फेक्टेड है? जैसे यदि हम आलू को देखें तो आलू पर क्या होता है? कार्की स्पॉट दिखाई देते हैं। आलू पर हमें कार्की स्पॉट, आलू की जो पत्तियां होंगी, पत्तियों पर भी छोटे छोटे पेल माने हल्का, ब्राउन माने कि भूरा कलर का स्पॉट पड़ने लगता है, और यही बाद में धीरे धीरे क्या डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाती है। यही देखिए, ये आलू की प्लांट है जो कि नॉर्मल आलू है। दैट मीन्स ये इन्फेक्टेड प्लांट नहीं है। जब इन्फेक्शन होता है तो आप देखते हैं आलू की प्लांट धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है। जो ट्यूबर है, ट्यूबर पर कार्की स्पॉट पड़ने लगते हैं। ऐसे आपको धब्बे, आलू को काटेंगे तो बीच में आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा। और पत्तियों पर भी आपको क्या शुरुआती अवस्था में छोटे छोटे ब्राउन कलर के क्या स्पॉट दिखाई देंगे, जिसकी डायामीटर लगभग 3 से 4 होती है। दैट मीन्स 3 से 4 नैनोमीटर डायामीटर में क्या होता है? स्पॉट पत्ती पर अपीयर होता है। तो देखते हैं ये जो रोग है किस किस क्षेत्र में होता है भारत के। पहली बात तो ये जानिए, ये रोग होगा कहाँ? ऐसा तो ये नहीं कि भारत के जिस क्षेत्र में आलू की कल्टीवेशन हो ही ना वहाँ पे ये रोग देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये बताएं आपको कि आलू जहाँ जहाँ कल्टीवेट किया जाएगा वहीं वहीं यह रोग देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, इंट्रोडक्शन कर रहा है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज अ डिजीज ऑफ पोटैटो काज्ड बाय फंगस अल्टरनेरिया सोलैनी। कह रहा है कि जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है ये आलू में होता है, जो कि एक कवक के द्वारा होता है, और इस कवक का नाम है अल्टरनेरिया सोलैनी। इट इज फाउंड बोथ इन कोल्ड एज वेल एज वार्म रीजन ऑफ इंडिया। अर्थात अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो रोग है ये भारत के ठंडे क्षेत्र में भी और गर्म क्षेत्र में भी क्या होता है? देखने को मिलता है। इट इज कॉमन फोलिएज डिजीज ऑफ पोटैटो, माने ये जो रोग है ये आलू की पत्ती में सबसे पहले सिम्टम्स अपीयर होते हैं और पत्ती को पूरी तरह से क्या कर देता है? डीजनरेट। इसलिए कहा जाता है कि यह रोग पोटैटो की एक कॉमन फोलिएज डिजीज होती है। दिस डिजीज फाउंड इन ऑल कल्टीवेटिंग रीजन। हमने पहले ही बताया आपको कि जहाँ जहाँ आलू की कल्टीवेशन होगा उन हर क्षेत्रों में यह रोग देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि इस
रोग का पैथोजेन कौन है? तो पैथोजेन हमने आपको बताया कि अल्टरनेरिया सोलैनी फंगस है, जो कि आलू में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग उत्पन्न करता है, अर्थात यही क्या है, पैथोजेन है। और होस्ट आप जान ही रहे हैं कि ये रोग किस में हो रहा है, आलू में हो रहा है, तो होस्ट क्या होगा, पोटैटो या सोलैनम ट्यूबरोसम। और पैथोजेन को इन्फेक्शन करने के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, कितना चाहिए, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो उस दौरान यह टेम्परेचर पैथोजेन की फेवरेबल टेम्परेचर मानी जाती है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर ज़्यादातर यह पैथोजेन इन्फेक्शन करता है। तो आगे हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, अर्थात अल्टरनेरिया सोलैनी जो पैथोजेन है इसका हम सिस्टेमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए अल्टरनेरिया सोलैनी का किंगडम क्या है, तो अल्टरनेरिया सोलैनी है क्या, फंगस है, तो किंगडम क्या हो जाएगा, फंगस, या हम माइकोटा भी कह सकते हैं। तो किंगडम इसकी क्या होती है, माइकोटा या फंगाई। डिवीजन इसका होगा क्या, यूमाइकोटा। सब डिवीजन होता है ड्यूटरोमाइकोटिना। क्लास होता है हाइपोमाइसिटीज। आर्डर हाइपोमाइसिटेल्स। फैमिली डीमाइटिएशी। और जीनस होता है अल्टरनेरिया। और स्पीसीज होता है सोलैनी। तो यहाँ जीनस और स्पीसीज आपको पैथोजन के नाम से ही मिल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो किसी भी का जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें जीनस भी होता है और हाँ स्पीसीज भी होता है। जैसे कि हम लोगों का क्या है साइंटिफिक नेम, होमोसेपियंस, तो होमो जीनस है और सेपियंस क्या है, स्पीसीज। उसी प्रकार पैथोजेन का नाम क्या है, अल्टरनेरिया सोलैनी। तो अल्टरनेरिया उसका जीनस होगा और सोलैनी क्या होगी, उसकी स्पीसीज होती है। तो आगे हम देखते हैं सिम्टम्स। तो हमने आपको सिम्टम्स बताया अभी, तो देखिएगा, the symptoms appear on leaf in the form of small, oval, scattered, pale brown to dark spot of 3 to 4 नैनोमीटर in diameter। अर्थात जब ये पैथोजन आलू को इन्फेक्ट करेगा तो जो सिम्टम्स होती है ये पत्ती पर सबसे पहले दिखाई देगा, और ये जो सिम्टम होती है इसकी जो डायामीटर होगा लगभग 3 से 4 नैनोमीटर होती है। लेकिन ये स्पॉट किस फॉर्म में या किस कलर में निकलेगा, हाँ माने कि पेल ब्राउन, और फिर यही पेल ब्राउन स्पॉट कन्वर्ट हो जाता है डार्क कलर में। आगे देखिएगा, ईच स्पॉट इज यूजुअली डेलिमिटेड बाय अ नैरो क्लोरोटिक मार्जिनल जोन। और यही स्पॉट चारों तरफ से क्या हो जाती है, बाउंड्राइज हो जाती है। और उस बाउंड्राइज को हम कहेंगे क्या, या ये कहा कि जब बाउंड्राइज हो जाएगी तो जो क्षेत्र बनता है, जो जो रीजन बनता है उसको हम कहेंगे क्या, क्लोरोटिक जोन कहते हैं। लेकिन जिस डेलिमिटेड, दैट मीन्स जिस बाउंड्री के द्वारा सराउंड होता है उसको हम क्या कहेंगे, नैरो क्लोरोटिक मार्जिनल जोन। और यही धीरे धीरे क्या होगा, साइज में बढ़ता जाता है। आगे देखिएगा, अगर कोई कहे प्लांट की सबसे पहले कौन सी पत्ती इन्फेक्ट होती है, तो हम कहेंगे जो ओल्डर लीफ होगा, माने कि प्लांट में जो पत्ती सबसे पहले अपीयर होती है वही सबसे पहले इन्फेक्ट होता है। और जैसे जैसे नई नई पत्तियां निकलती आएंगी उसके बाद नई वाली क्या होती जाएगी, इन्फेक्ट। लेकिन जब भी इन्फेक्शन होगा या पत्ती इन्फेक्ट होगी तो जो ओल्ड वाली पत्ती होती है वो सबसे पहले इन्फेक्ट होगा। आगे देखिएगा, जब इन्फेक्शन हो जाता है और स्पॉट पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं तो वह स्पॉट धीरे धीरे ड्राई कंडीशन में क्या हो जाता है, माने कि हार्ड हो जाएगा। अर्थात जब कंडीशन इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, सूखा यानी ड्राई हो जाएगा तो वही स्पॉट हार्ड हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है सेवर केसेस ऑफ इन्फेक्शन द लिप्स ड्राई अप श्रिप्ड एंड ड्रॉप। माने जब इन्फेक्शन एडवांस स्टेज में आ जाता है तो उस दौरान पत्तियां क्या हो जाती है, ड्रॉप ऑफ कर जाएगी।
और स्टेम भी ये जानते रहिएगा कि इस रोग से संक्रमित होता है, यहाँ तक कि पत्ती की पेटियोल भी क्या होती है, संक्रमित होती है। तो स्टेम एंड पेटियोल में आल्सो डेवलप्ड ब्राउन टू डार्क लीजन, माने कि तना जो होगा और पत्ती की जो पेटियोल होती है उस पर भी क्या आते हैं, स्पॉट अपीयर होते हैं। तो आगे देखिएगा अगला पॉइंट, ये हमने आपको सिम्टम दिखाई दिया। अब हम देखेंगे डिजीज साइकिल, रोग चक्र। ठीक, देखिएगा मान लीजिए हमने आलू को कल्टीवेट किया। अब ये आलू कैसे इन्फेक्ट होगी या इसके अंदर पैथोजेन कैसे जाएगा, तो देखिएगा प्राइमरी इनोकुलम की जो सोर्स होती है वह सोर्स होगा क्या, जो ऑलरेडी दैट मीन्स हमने मान लीजिए पहले साल या अगले टाइम लास्ट टाइम हमने जो आलू की कल्टीवेशन की होगी, तो कल्टीवेशन किया होगा, मान लीजिए वो इन्फेक्ट रहा होगा, उसकी हमने हार्वेस्टिंग कर ली और उसकी लीफ स्टेम वहाँ हमने खेत में छोड़ दिया, माने फील्ड में वहीं रख दिया। अब वही क्या होगा, लीफ और स्टेम डेब्रिस फार्म में पड़ा रहेगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो हमने पहले लास्ट टाइम आलू कल्टीवेट किया था, मान लीजिए वो इन्फेक्टेड है या था, तो उसमें क्या होगा, पैथोजन ऑलरेडी उपस्थित होगा। तो हम अब मान लीजिए अब नई नई आलू फिर से दोबारा कल्टीवेट कर रहे हैं, तो अब होगा क्या, वही जो पैथोजेन उस इन्फेक्टेड लीफ और स्टेम के डेब्रिस में पड़ा हुआ है, वही क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा दोबारा हमारे आलू को। और लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी, अर्थात जब हम आलू को कल्टीवेट कर दिए, जैसे ही 28 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, उस पैथोजेन को मिलेगा, तो पैथोजेन जर्मिनेट करके क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो आइए देखते हैं, कह रहा है माइसेलियम एंड कोनिडिया में सर्वाइव अ लॉन्ग पीरियड, माने पैथोजेन की जो माइसेलियम है और जो उसकी कोनिडिया, देखिएगा प्राइमरी इनोकुलम के रूप में माइसेलियम भी हो सकता है और कोनिडिया भी हो सकता है। कोनिडिया है क्या, पैथोजेन का स्पोर है। ठीक, तो माइसेलियम और कोनिडिया काफी लंबे समय तक वो अपने आप को इन्फेक्टेड लीफ में क्या कर सकता है, सरवाइव। अर्थात जो हमने लास्ट टाइम आलू की कल्टीवेशन की थी और उसकी जब हमने हार्वेस्टिंग करके उसके स्टेम को, लीफ को वहीं खेत में छोड़ दिया, तो अब उसमें जो पैथोजेन होगा वो अपने आप को लंबे समय तक उसी खेत में बनाए रखेगा, इन द फॉर्म ऑफ सैप्रोफिटिक नेचर। अब देखिएगा जब हम आलू को क्या करेंगे, कल्टीवेट कर रहा है, द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम इज द ड्राइड प्लांट, माने कि इनोकुलम का सोर्स कौन होगा, माने कि वही जो हमने खेत में छोड़ दिया है, स्टेम लीफ यही सारी चीजें। तो माने ड्राइड प्लांट, डेब्रिस, स्टेम, ट्यूबर, ये सब क्या होंगे, माइसेलियम और कोनिडिया के प्राइमरी सोर्स होंगे, अर्थात प्राइमरी इनोकुलम की ये प्राइमरी सोर्स होंगे। आगे देखिएगा कह रहा है कि कोनिडिया जब फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा तो कोनिडिया जो होगी वो क्या करेगी, जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके क्या बनाएगी, जर्म ट्यूब बनाएगी, और इसी जर्म ट्यूब की मदद से पैथोजेन अपने आप को क्या करेगा, एंट्री कराएगा होस्ट के अंदर, दैट मीन्स आलू के प्लांट के अंदर। लेकिन कहाँ से, लोअर लीव्स, माने कि आलू को हमने कल्टीवेट किया तो आलू ग्रो किया, जर्मिनेट किया, तो आलू विकसित हुआ होगा, तो आलू में पत्ती आई होगी। अब आप जानते हो कि पत्तियों में क्या होता है, एक पोर होता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जब कोनिडिया जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, जर्म ट्यूब, तो उसी जर्म ट्यूब को स्टोमेटा के थ्रू क्या करेगा, पेनिट्रेट करके अपने आप को एंट्री कर लेता है। या आलू के प्लांट में कोई उंड है तो उंड के माध्यम से भी ये क्या एंट्री कर सकता है। लेकिन जब जाएगा तो वहाँ इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, दैट मीन्स ये पैथोजेन जब एंट्री कर लेता है तो ये वहाँ पर लगभग 48 से 72 घंटे के लिए इंक्यूबेट करेगा। और जब 48 से 72 घंटे वहाँ इंक्यूबेशन पीरियड इसकी होती है, तो प्राइमरी माने कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन होगा तो सिम्टम्स कितने दिन में अपीयर होंगे, तो सिम्टम्स लगभग 3 से 4 दिन में अपीयर होने लगते हैं।
और सिम्टम्स आपको पत्ती पर सबसे पहले दिखाई देगा, फिर उसके बाद स्टेम पर भी दिखाई देंगे, पेटियोल पर भी दिखाई देगा, आपको आलू में भी दिखाई देगा, दैट मीन्स ट्यूबर में भी दिखाई देगा। तो देखिएगा आगे, यहाँ पर हमने आपको बताया। और ये जो पैथोजेन है, पैथोजेन को संक्रमण करने के लिए बढ़ावा ज़्यादातर किससे मिलता है? ड्यू के द्वारा, माने ओन्स की बूंदों के द्वारा होता है। और कभी कभी हल्की फुल्की बारिश भी हो गई तो उसके द्वारा भी पैथोजेन को क्या मिलता है? संक्रमित करने को बढ़ावा मिलता है। दैट मीन्स आगे देखिएगा, अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि ये जो रोग है फंगस के द्वारा होता है। तो फंगस को किल करने के लिए आप जानते हो कि हम फंगिसाइड का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या कह सकते हो कि हम फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, मृदा माने सॉयल को सैनिटेशन कर सकते हैं बिफोर द कल्टीवेशन। तो देखिएगा, क्रॉप रोटेशन, यदि हमें अपने आलू को क्या करना है? इन्फेक्शन से बचाना है तो एक ही खेत में लगातार आलू की कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा फसल की अदला बदली करनी चाहिए, दैट मीन्स क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। सैनिटेशन करना चाहिए, जब हम आलू को कल्टीवेट कर रहे होते हैं तो जिस खेत में कल्टीवेशन हम करेंगे उस खेत को हम क्या कर दें? कल्टीवेशन से पहले सैनिटेशन कर दें तो आलू को हम बचा सकते हैं। और हम वीकली स्प्रे ऑफ बारडियक्स मिक्सचर एंड डाइथेन M45, और हर सप्ताह माने कि एक सप्ताह में एक बार हम बारडियक्स मिक्सचर और डाइथेन की क्या करते हैं? छिड़काव। यानी कि बारडियक्स मिक्सचर और डाइथेन M45 का छिड़काव करेंगे वीकली, माने कि डेली नहीं, हर हफ्ते में एक ही टाइम। माने आज हमने छिड़काव किया तो अब अगला माने अगला हफ्ता आएगा तो हम छिड़काव करेंगे। तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ फंगिसाइड। हमने बताया कि कवक को क्या करने के लिए? डेड करने के लिए, या हम अपने आलू को बचाने के लिए क्या करेंगे? फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे रजिस्टेंट वैरायटी भी तैयार किए गए हैं, तो रजिस्टेंट वैरायटी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात हुई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। एक बार हम आपको डिजीज साइकिल एक बार दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोनिडियो 4 है ये, मान लीजिए, ठीक। लेकिन कोनिडियो 4 कैसे अपीयर होगा? पहली बात तो ये देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने हार्वेस्टिंग किया होगा लास्ट टाइम की आलू को, हार्वेस्ट किया होगा तो उसके लीफ और स्टेम को छोड़ दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ माने ड्राई फार्म में, वही डेब्रिस फार्म में कन्वर्ट हो गया होगा। तो उसमें मान लीजिए माइसेलियम रहा होगा, माइसेलियम स्पोर का फॉर्मेशन किया होगा, और स्पोर माने कि कोनिडिया का। तो मान लीजिए इन्फेक्टेड डेब्रिस में ऑलरेडी उपस्थित है। लेकिन कोनिडिया के फॉर्मेशन से पहले कोनिडिया किस पर बनता है ये जानिए। देखिएगा, फंगस की हाइफी माने कि आप जानते हो फिलामेंट क्या कहलाती है? हाइफी कहलाती है। और बहुत सारे फिलामेंट या हाइफी को मिलाकर हम माइसेलियम कहते हैं। तो उस हाइफी में से कोई एक विशेष हाइफी होगी जो स्पोर का क्या करता होगा? फॉर्मेशन करता होगा, अर्थात कोनिडिया का फॉर्मेशन करता होगा। तो उस हाइफी को हम क्या कहते हैं? कोनिडियो 4 के नाम से जानेंगे। तो मान लीजिए कोनिडियो 4 बनाया गया होगा, और कोनिडियो 4 के द्वारा स्पोर या कोनिडिया बनाई गई। और कोनिडिया का जब फॉर्मेशन हो गया तो कोनिडिया कहाँ है? इन्फेक्टेड डेब्रिस में। अब हमने कल्टीवेशन जब स्टार्ट किया और कोनिडिया को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिली, तो कोनिडिया जर्मिनेट करके क्या करेगी? जर्म ट्यूब बनाएगी। और जर्म ट्यूब बना लेगी तो वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पेनिट्रेट करेगी किसको? होस्ट को। और उसके अंदर क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी। और प्रवेश करने के पश्चात क्या? प्रोग्रेसिव नेक्रोसिस ऑफ होस्ट सेल। और उसके पश्चात क्या होगा? पत्ती पर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये बात हुई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई डिजीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।